Hello friends, welcome. In this video, we'll talk about fundamental rights, directive principle of state policies and fundamental duties. देखिए फंडामेंटल राइट्स का हम जो टॉपिक है किसी वीडियो में ऑफ पॉलिटिकल साइंस भी कर चुके हैं, तो अभी इसमें थोड़ा सा रिवाइज करेंगे ब्रीफली। देखिए फंडामेंटल राइट्स जो है हमारे पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, और आर्टिकल 12 to 35 जो है द डील्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द फंडामेंटल राइट ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। और ये जो राइट्स हैं ब्रॉडली क्या है, पहले राइट टू इक्वालिटी। अब इक्वालिटी का मतलब क्या है? इक्वालिटी बिफोर लॉ, प्रोटेक्शन, prohibition of discrimination on grounds of religion, race, caste, sex or place of birth, equality of opportunity in matters of public employment, abolition of untouchability and titles। ठीक है, फिर आ जाता है आपका दूसरा राइट टू फ्रीडम। अब फ्रीडम में आ गया रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, देन राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, freedom to form association, to practice any trade and occupation, and protection in respect of conviction of or offenses, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, लिबर्टी एट्सेट्रा। ये सब आ जाता है आपका, आप कह सकते हैं दिस ऑल कवर्स अंडर राइट टू फ्रीडम, राइट। देन आपका आ गया, फिर नेक्स्ट राइट आ गया आपका कल्चरल एजुकेशनल राइट, सॉरी राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में आ गया आपका फोर्स लेबर, बेगार। ठीक है, उसके बाद आ गया आपका राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जिसमें आपको यू हैव फ्रीडम टू opt any religion of your choice and you can change it also. The state does not have any own religion of its own. Then cultural and educational right, and finally which are specifically targeted for the minorities, and then right to constitutional remedy, which is the heart and soul of the Indian constitution, which have writs। हम ये भी कर चुके हैं, इसका लिंक भी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा ताकि आप उसको रेफर कर सकें फॉर द डिटेल। राइट टू एजुकेशन जो है आर्टिकल 21A में अमेंडमेंट से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया है, 86 अमेंडमेंट से 2002 में। पहले ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल में था, अब ये फंडामेंटल राइट की लिस्ट में इंक्लूडेड हो गया है। ठीक है, एंड फंडामेंटल राइट स्टार्ट्स फ्रॉम started under article 14 and 21, stated under 14 and 21 are even conferred to non citizens, right। तो आगे चले, अगर हम आगे बात करें, फंडामेंटल राइट्स guarantee to people certain basic rights. The legislative and executive actions which infringe upon or violate the fundamental rights are declared ultra vires the Constitution. The Supreme Court shall have the power to issue direction or orders to or writs, including the writs in the nature of habeas corpus, mandamus, prohibition, quaerento, certiorari, which may be appropriate। ठीक है ना, लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए और जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कोई भी जो रिट्स है जुडिशरी जो है वो इशू कर सकती है टू फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ these rights। Article 32 में you can go to the Supreme Court, and Article 226 में High Court। The speedy and effective remedy under Article 32 is itself guaranteed as a fundamental right. Therefore, these guaranteed rights are termed justiciable rights। इनको क्या कह सकते हैं, क्योंकि इनका वायलेशन पे सीधा आप कोर्ट जा सकते हो, तो ये जस्टिसेबल राइट्स हैं, मतलब इनके वायलेशन पे यू कैन गो टू द कोर्ट्स। नाउ आफ्टर फंडामेंटल राइट्स देयर आर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। इसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल में भी एक वीडियो में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए ब्रीफली ही करूँगा कि वो सब राइट्स जो फंडामेंटल राइट की लिस्ट में नहीं है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में है। अलॉन्ग विद इट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में कुछ गोल्स और हमारे जो एस्पिरेशंस हैं वो रखे गए हैं कि हम क्या करना चाहते हैं, और पॉलिसी डायरेक्शंस हैं कि क्या हम अपने इंडिपेंडेंट कंट्री में अचीव करने की कोशिश करेंगे। तो पार्ट 4, अगर आप देखें यहाँ पे, पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन contains directive principle of state policies। Article 37 states that these provisions shall not be enforceable by court। क्या है आर्टिकल 37 क्या कहता है कि ये जो जो राइट्स या जो गोल्स या जो भी चीज़ें डायरेक्टिव प्रिंसिपल मेंशन है, दे आर नॉट एनफोर्सेबल बाय कोर्ट। कोर्ट इनको इन्फोर्स नहीं कर सकता, मतलब अगर ये इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे या गवर्नमेंट इनको फॉलो नहीं कर रहे, वी कैन नॉट अप्रोच द कोर्ट, बट द प्रिंसिपल लेड डाउन आर नेवरदलेस फंडामेंटल इन गवर्नेंस। लेकिन ये हमारी गवर्नेंस में फंडामेंटल है, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज होंगी उनमें इसको इंक्लूड करना ही पड़ेगा, उसके हिसाब से ही गवर्नमेंट की पॉलिसी बनेगी। These directive puts an obligation to the state to take positive action in order to promote the welfare of the people। तो इसमें क्या है कि ऑब्लिगेशन है स्टेट की कि उनको स्टेट को ये फॉलो करते हुए ही
लोगों का वेलफेयर प्रमोट करना होगा। आर्टिकल 38 सबसेक्शन 1 ऑफ states that the state shall strive to promote the welfare of the people by securing and protecting it as effectively as it may, or a social order in which just social justice and economic social justice, social, economic, and political shall inform all the institutions of national life. And Article 38(2) state that the state shall in particular strive to minimize the inequalities in income, endeavor to eliminate inequalities in status and facilities and opportunities, not only amongst the individuals but also amongst the groups of the people, ठीक है, residing in different areas, engaged in different vocations. तो हमारे आर्टिकल 38 में क्या कहा गया कि सोशल वेलफेयर प्रमोट करने के लिए, ठीक है, और सोशल एक ऑर्डर बनाने के लिए जो हमारी गवर्नमेंट है उसकी जिम्मेवारी होगी कि वो जस्टिस इंश्योर करेगी, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, और जितनी भी हमारी इंस्टीट्यूशंस हैं वो इसको अचीव करने की कोशिश करेगी। और हमारी गवर्नमेंट ये भी कोशिश करेगी इनइक्वालिटी जो है हमारी स्टेटस की वो ख़त्म हो और अपॉर्चुनिटी की ख़त्म हो, ठीक है, और न सिर्फ इंडिविजुअल्स के लिए बल्कि ग्रुप्स के लिए भी, मतलब कम्युनिटीज़ के ग्रुप्स के लिए भी, राइट। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इंक्लूड क्या क्या है, जैसे कि right to adequate means of livelihood, equal pay for equal work for both men and women, living wages for workers, equal justice, free legal aid, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, ये हम अचीव कर चुके हैं, हमने इसको 73rd 74th अमेंडमेंट से इम्प्लीमेंट कर दिया है। अभी इसका कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है, मैंडेटरी है गवर्नमेंट के लिए, लोकल गवर्नमेंट्स के लिए इलेक्शन कराना। प्रोविजंस ऑफ जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क, मैटरनिटी रिलीफ, यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर सिटीजन्स, promotion of education and economic interest of the scheduled caste and scheduled tribes, and weaker sections, duty of the state to raise the level of nutrition, improve public health protection and improvement of environment and promotion of international peace and security। तो ये सब कुछ हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में मेंशन है। A large number of laws have been enacted and adopted to implement the directive principles of state policy. The example include बहुत सारे ऐसे लॉज इनैक्ट किए जा चुके हैं जिनसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की गई है, जैसे लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987, राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन हो गया आपका, ठीक है, 14 साल तक के बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन है 2009, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एक्ट इन 1986, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, इस तरह से बहुत सारे एक्ट्स हैं डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम। पंचायती राज की मैंने बात की थी, ठीक है, लोकल गवर्नमेंट्स के लिए मैंडेटरी है इलेक्शन करवाना, वो भी इम्प्लीमेंट कर चुके हैं हम 2002 में, ठीक है। तो ये सब जो एफर्ट्स हैं, दीज आर देयर टू इम्प्लीमेंट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स of state policy. The Supreme Court of India, while interpreting constitutional provisions, elevated some directive principles of to the status of fundamental right. Supreme Court ने भी बड़ा important role play किया इसमें कि कई ऐसे फंडामेंटल डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं जिनको एलिवेट कह सकते हैं आप, एलिवेट मतलब उठा दिया गया है टू फंडामेंटल राइट्स, जैसे कि राइट टू एजुकेशन, right to equal pay for equal work in Randhir Singh versus Union of India case, and right to clean and healthy environment in MC Mehta Kamalnath case, and right to free legal aid in Hussain Ara Khatun versus Home Secretary। तो इन सब जजमेंट्स में इन ये जो हमने 3 राइट्स की मेंशन किया वो राइट इंक्लूड किए गए फंडामेंटल राइट की लिस्ट में, which were earlier directive principles by the judgments of the Supreme Court. On the question of interrelationship between fundamental and directive principles, the Supreme Court in Keshwanand Bharti case held that fundamental right and directive principles constitute the conscience of the Constitution. There is no antithesis between fundamental right and directive principles, and one supplements the other, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अगर रिलेशनशिप की बात करें इन दोनों के बीच की, तो केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि दोनों जो हैं एक दूसरे के एंटीथीसिस नहीं है, एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं है, बल्कि ये एक दूसरे को सप्लीमेंट करते हैं, ठीक है, एक दूसरे के पूरक हैं। इन अशोक कुमार ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट नो डिस्टिंक्शन कैन बी मेड बिटवीन द टू सेट्स ऑफ राइट्स। उसमें भी उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में भी, कि दोनों में कोई
डिस्टिंक्शन नहीं की जा सकती। ये दो टू डिफरेंट सेट्स ऑफ राइट्स हैं। एक में फंडामेंटल राइट्स में भी राइट्स हैं और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में भी कुछ राइट्स हैं। द फंडामेंटल राइट रिप्रेजेंट द पॉलिटिकल एंड सिविल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल एम्बॉडी सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स। ठीक है, तो फंडामेंटल क्या क्या रिप्रेजेंट करता है? सिविल and political rights, whereas directive principles embody social and economic rights. Merely because the directive principles are non-justiciable by the judicial process, it does not mean that they are of subordinate nature. तो क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है वो नॉन जस्टिसेबल है, इसलिए उनको हम ये नहीं मान सकते कि वो सबॉर्डिनेट इंपॉर्टेंस है उनकी या उनकी कम इंपॉर्टेंस है। दे आर इक्वली इम्पॉर्टेंट। अब बात करते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ की। देखिए, हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये जो हमारी फंडामेंटल राइट है, सॉरी ड्यूटीज़ हैं, इनकी जो लिस्ट है वो मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। तो ये भी लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है। पहली बात क्या है? टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट द आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ द country, like the national flag, national anthem. ये पहली ड्यूटी है। Then cherish and follow the noble ideas which inspired the national struggle of freedom. Then to uphold and protect sovereignty, unity, integrity of the country. Then defend the country and render national service when called upon to do so. अगर ज़रूरत पड़े तो देश की सेवा के लिए तैयार रहना, ये भी हमारी ड्यूटी है। Then to promote harmony and spirit of common brotherhood, भाईचारा बढ़ाना, बिकॉज हमारी बहुत सारी वेरिएशन हैं लिंग्विस्टिक, कल्चरल एंड रिलीजियस। और कोई भी प्रैक्टिस विच इज़ डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ द फीमेल, इसको रिनाउंस कर देना, छोड़ देना हमेशा के लिए। टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज कल्चर, हमारा जो कॉम्पोजिट कल्चर है, अनेकता में एकता, उसको बचा के रखना। टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट, हमारे इन्वायरमेंट को बचाना, विच इंक्लूड्स फॉरेस्ट, रिवर्स एट्सेट्रा। और लिविंग क्रिएचर्स के लिए हमारे अंदर कंपैशन होना, जो हम देखते हैं रिसेंटली कि ऐसे इंसिडेंट्स हैं जिनमें लगता है कि है नहीं। जैसे केरला में वो एक एलिफेंट वाले इंसिडेंट हुआ है, और अभी हिमाचल में रिपोर्ट हुआ है कि काओ को क्रैकर्स फीड कर दिए गए। तो उससे लगता नहीं हमारे अंदर कंपैशन है। टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। ठीक है, हमारा जो टेम्पर हो वो साइंटिफिक हम डेवलप करें, और ह्यूमनिज्म हो हमारे अंदर, और स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी और रिफॉर्म हो। एंड टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड ऑब्जर्व वायलेंस, पब्लिक प्रॉपर्टी को बचाना और वायलेंस का इस्तेमाल ना करना। टू स्ट्राइव टूवर्ड्स एक्सलेंस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी, और एक्सलेंस, हम जो जो भी काम कर रहे हैं उस सब में एक्सलेंस की तरफ स्ट्राइव करना, और so that nation constantly rise to the higher level of endeavors and achievements, और कि हमारा देश तरक्की कर सके। इसमें एक चीज़ मेंशन नहीं है जो कि एक और ड्यूटी है, दैट इज दिस इज द ड्यूटी ऑफ एवरी पर्सन टू सेंड हिज चाइल्ड और हिज वार्ड टू द स्कूल विच इज़ बिटवीन 6 to 14 ईयर्स, है ना। 6 से 14 साल के बीच के बच्चों को स्कूल भेजना हम सब की जिम्मेवारी है, चाहे वो हमारे अपने बच्चे हों या हमारे आसपास बच्चे हों। उनको कोशिश करना, उनको भेजना कि वो स्कूल जाएं, ताकि उनकी एजुकेशन हो सके, जो कि गवर्नमेंट फ्री में प्रोवाइड करती है। सो 42nd अमेंडमेंट से इसको लाया गया था, अमेंडमेंट से कॉन्स्टिट्यूशन में 1976 में। और पार्ट 4A जो है वो डील करता है फंडामेंटल ड्यूटीज से, और आर्टिकल 51A जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में है। ठीक है, तो देर आर 11 इन नंबर, वो हमने बात कर ली थी, और जो एक ऐड हुई है वो भी हमने बात कर ली। देर इज़ नो प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन टू इन्फोर्स फंडामेंटल ड्यूटीज़। अब खास बात क्या है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इन्फोर्स करने के लिए कोई प्रोविजन नहीं है। बट सुप्रीम कोर्ट in a case called Bijoy Emmanuel versus State of Kerala held that duties imposed on citizen may be enforced through the enactment of legislation. For example, prevention of insult to national honors, etc. 1977 punishes a person who insults the national honors. Their duties are read along with fundamental rights, as stated by the Supreme Court in Mohan Kumar versus Union of India. The court may also enforce the duties while balancing and harmonizing them with fundamental rights. तो हालांकि कोर्ट कहता है कि लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है, लेकिन एक लेजिस्लेशन के थ्रू, लेजिस्लेशन इनैक्ट करके जो है कोर्ट या जो
लेजिस्लेचर लॉ अगर बना लेती है तो इन ड्यूटीज़ को लीगली इन्फोर्सेबल बनाया जा सकता है। ऐसी जजमेंट दी गई है बाय सुप्रीम कोर्ट इन बिजॉय एमैनुअल केस और मोहन कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केसेस में। तो आई थिंक इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ें और इस वीडियो को देखें और बताएं कि ये वीडियो कैसा लगा और अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।